This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है पिछड़े भूले भटके, उनको तारे तुझ तर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन झूठ, जीवन शुद्ध सरल शुच प्रेम सुधारस शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा रहे, अभिमान रहे, इस मुक्ति में जन्म लिया, बलिदान पर शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष संवाई फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रुक्मिणी शर्मा जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित है, जो संवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अगर अन्य किसी ने ज्वाइन किया हुआ तो उनका भी स्वागत है, और जो इस वीडियो को देखेंगे या अभी ज्वाइन करेंगे उन सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। हम लोग संवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्युप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्युप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली हुई। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत जन जन हिताय जन जन सुखाय के लिए सभी को, पूरे विश्व को उससे लाभान्वित करने के लिए
हम लोग प्रेरित कर रहे हैं और हम लोग माध्यम बने हुए। इस विधा का लाभ अपेक्षाकृत, जो ये विधा अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, इस विधा का लाभ केवल आपको मिले ऐसा नहीं चाहते हैं। आपके घर परिवार, आस पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही मिले ऐसा भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समस्त पीड़ित मानवता को इसका लाभ मिले और हम लोग तब कह सकें गर्व से कि हम लोग सब वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हैं। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग बीएचपी में हम लोगों ने मानव शरीर विज्ञान की किताब पढ़ी है, लेकिन हम लोगों ने एक किताब इस पर हम लोग हमारे कोर्स में भी है, लेकिन इस पर चर्चा कम होती है। हम लोग इसी पर चर्चा करने के लिए आज पहले सत्र में इकट्ठे हुए हैं और कमलेश कुमार तिवारी अपना स्वागत कर रहे हैं हम लोग। वो इसमें अपनी बात कहेंगे। परीक्षण, जो परीक्षण 1 है, इसमें परीक्षण कैसे कैसे करना है और ये ब्लड टेस्ट है या और स्टूल टेस्ट है, उन पर चर्चा होगी। लेकिन आज की डेट में परीक्षण कब, क्या, क्यों, कहाँ और कैसे, व्हेन, भाई, वेयर, इन सब पर चर्चा हो रही है। तो मैं ये क्लास सौंप रहा हूँ तिवारी जी को। तिवारी जी। सर को प्रणाम, बाकी सारे साथियों को प्रणाम। सर जैसा सर ने निर्देश दिया है, परीक्षण पर हम लोग ब्लड टेस्ट पे कुछ प्रयास करते हैं चर्चा करने का, इन्वेस्टिगेशन। मैं सीट शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजुअल है ना? जी। तो बीएचबी की श्रृंखला में हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में ब्लड पढ़ा था, हम लोगों ने ये उस लेसन में ये जाना था कि ब्लड के मुख्य रूप से 3 पार्टिकल्स हैं जिन पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन 3 मुख्य पार्टिकल हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस से या अपने एक्सपीरियंस से वो डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ होगा, और पॉसिबिलिटीज है कि वो काफी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन इस बीच में अपने जो उनके द्वारा एग्जामिन किए गए हैं उनको कंफर्म करने के लिए वो कुछ ब्लड टेस्ट का हेल्प लेते हैं, जो सही भी है, लेना भी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें वहां से ब्लड टेस्ट से पता चलती हैं कि ब्लड के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो जो नॉर्मल रेंज है या जितना होना चाहिए वो है या नहीं है। तब वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे बनते हैं, क्या बनने में प्रॉब्लम है, या कौन सी चीजें रीजन हो सकती हैं। बीमारी का जो बेसिक रीजन है वो जानने का प्रयास करते हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी बीमारी है उसको ठीक करते हैं, पेशेंट को ठीक करके निरोग करते हैं। तो जो ये ब्लड टेस्ट है ना, क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी के इनसाइड जो जलवायु है, जिसको हम लोग बोलेंगे कि जो भी कंडीशंस हैं लिक्विड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में, जो भी चीजें हैं, जो इसको आंतरिक जलवायु कहता है, मतलब वहां से मिरर है। वो ब्लड टेस्ट ये जान पाता है कि नॉर्मल कंडीशंस और एबनॉर्मल कंडीशंस हैं कंपैरिजन करके। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड टेस्ट में हम लोगों ने बोला था कि इरिथ्रोसाइट है जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ल्यूकोसाइट जिसको व्हाइट ब्लड सेल, और थ्रोम्बोसाइट जिसको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। मुख्य रूप से इन 3 पर हम लोगों ने थोड़ा पढ़ने की कोशिश किया है। तो इसको हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो रेड ब्लड सेल है इरिथ्रोसाइट, ये मुख्य रूप से जो एनर्जी के आइटम है, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, इनको ट्रांसफर करता है सेल तक, बाहर से लेके। जैसे ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू ब्लड में आता है, बाकी चीजें हम लोग जो खाते हैं जीआईटी से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में मिलता है। तो जो
ब्लड का काम है वो है ट्रांसफर ऑफ दिस, ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करता है, साल्ट ट्रांसफर करता है, वाटर, ये सारी चीजों को ट्रांसफर करता है ब्लड हार्ट के थ्रू प्रेशर क्रिएट करके। और जो WBC है, हम लोग जो ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वो हमारी शरीर का प्रतिरोधक क्षमता है। शरीर में अगर कोई डिजीज आती है तो उसका प्रतिरोध करने का काम, उन डिजीज में बैक्टीरिया वायरस को किल करने का काम वो WBC करता है। और तीसरा जो प्लेटलेट्स बोल रहे हैं हम लोग, थ्रोम्बोसाइट, वो क्या करता है कि इनसाइड जब रिपेयरिंग का काम होता है, जो कैपिलरीज में डैमेज होता है रेगुलर, उनकी रिपेयरिंग करता है। जब कहीं कट जाता है सेल या कोई भी आर्टरीज वेन्स, तो उस कटे हुए पोर्शन को ब्लड बहने से रोकने का काम करता है मुख्य रूप से। तो इसमें चिपकने का गुण होता है। तो प्लेट, ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। तो तीनों को जानने की कोशिश करें कि किसकी उपस्थिति से क्या है और नहीं होने से क्या होता है। जैसे हम लोग जब भी ब्लड टेस्ट करने के लिए जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो जैसे वो लिखते हैं TLC या DLC। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये TLC कितना होता है? 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर में 4000 से 11000 एक नॉर्मल रेंज है। किसी भी पेशेंट का ये 4000 से 11000 हो सकता है। तो अगर इस रेंज में आता है तो नॉर्मली डॉक्टर बोलेगा कि हम अच्छे कंडीशन में हैं। लेकिन ये टोटल है। एक DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स, ये क्या बोलता है कि जो TLC के अलग अलग पार्ट है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, वो 5 मुख्य रूप से जो ये पार्ट्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करता है। माने TLC क्या बोलता है कि टोटल क्या है, टोटल रेंज जो 4000 से 11000 पर क्यूबिक mm है, तो उतने में ये संख्या है। लेकिन उनमें जो 5 उसके अलग अलग पार्ट है, तो हम उनको भी याद डालने की कोशिश करेंगे कि टोटल का इम्पैक्ट क्या है या इंडिविजुअल ये जो पार्टिकल्स हैं इनके इम्पैक्ट क्या है, वो नॉर्मल रेंज क्या है। तो देखिए, अगर ये TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है, मींस कि 4000 से 11000 के बीच की इसकी रेंज है, तो बोला जाएगा कि रोग इतना नॉर्मल केस में रहता है और पेशेंट को, व्यक्ति पेशेंट नहीं है या निरोग है या कोई इसको ऐसा रोग नहीं है जो आइडेंटिफाई हो पाए। अब क्या बोलते हैं, अगर ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज कैसे बोलेंगे? 11000 से ऊपर को हम लोग बोले इंक्रीज है, 5000 6000 को बोलेंगे इंक्रीज है या नहीं है, उसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो नॉर्मली अगर किसी पेशेंट का 12000 एबव 11000 दिखता है तो बोलेंगे कि ये इंक्रीज्ड है। लेकिन कब क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये डिफरेंस होता है। जैसे किसी व्यक्ति का स्वस्थ कंडीशन में, अगर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है और उसका ये काउंट करके, चेक करके, टेस्ट करा के रखा हुआ है और पता लगा कि उसका काउंट 6000 है, या कोई दूसरा व्यक्ति पता लगा उसका 8000 है, किसी का 4000 भी हो सकता है। लेकिन जब बीमारी की केस में अगर हम चेक करते हैं और जिसका नॉर्मल कंडीशन में 4000 और उसका 7000 आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 7000 जबकि एक नॉर्मल रेंज में है, लेकिन ये बढ़ा हुआ माना जा सकता है क्योंकि उस व्यक्ति की शरीर उसको 4000 के अप्रॉक्स नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो 3000 इंक्रीज माना जाएगा, नॉर्मल रेंज से वो अच्छा है। किसी का 8000 रहता है नॉर्मल केस में और उसका 5000 मान है, तो हम बोलेंगे कि वो रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन हम ये जरूर सोचेंगे कि क्या इस नॉर्मल से 3000 नीचे है, मीन्स की डिक्रीज हो रहा है क्या। तो हमें ये जरूर नेक्स्ट टेस्ट करवा के जानना चाहिए कुछ पीरियड के बाद कि ये क्या आ रहा है। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या बोलता है कि अगर 10% प्लस है, मतलब हायर है, तो ल्यूकोसाइटोसिस है।
मतलब अगर उसका नॉर्मल 10,000 रहता है और 10% अगर 1000 होता है तो एबव 11,000 हम लोग बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। तो बढ़ा हुआ है या इंक्रीज है ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। तो कंपेरिजन हम तब कर पाएंगे जैसा हम लोगों ने चर्चा किया कि हम स्वस्थ व्यक्ति को ये ब्लड टेस्ट करा के रखना चाहिए जिससे कि वो बीमारी की कंडीशन में कंपेरिजन किया जा सके। अब जैसे एक एग्जांपल है डीएलसी, हम लोगों ने बात किया टीएलसी की 4 to 11,000। अब सॉरी डीएलसी की बात करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट। ये जो 5 एलिमेंट है न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनका सामान्य जो रेंज है ब्लड में, न्यूट्रोफिल हम लोगों ने पढ़ा था 50 to 70% होता है, इसमें लाइसोजाइम होता है। एस्नोफिल है 1 to 3%, लिम्फोसाइट 20 to 40%, बेसोफिल 1 to 2%, मोनोसाइट 1 to 4%। हम लोगों ने इनका यूज पढ़ा था। न्यूट्रोफिल जो है पैदल सेना है जो तुरंत जो बैक्टीरिया वायरस आते हैं उनको किल कर देता है, क्योंकि इसमें लाइसोजाइम होता है। ये एस्नोफिल हम लोग बोल रहे थे कि ये इन्फेक्शन के दौरान जो है रेस्पिरेटरी और जीआईटी में जब भी खाना खाते हैं तो इसमें इन्फेक्शन आने पर इनकी परसेंटेज बढ़ जाती है, तो ये नॉर्मली यहाँ पाए जाते हैं एलर्जी की कंडीशन में। हम लोगों ने बेसोफिल को बोला था कि ये बेसोफिल है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है। एक इसमें मरे हुए एक रिपेयर कर देता है बेसोफिल, और मोनोसाइट जो उनको सड़े गले उत्तकों को हटा देता है, सफाया कर देता है। और लिम्फोसाइट को हमने बोला था कि दिस इज द बैकबोन, और ये लिम्फ नोड में बनता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग रक्षा करने का माने श्रेणी है इसकी। ये हाईएस्ट लेवल पे सिक्योरिटी प्रदान करता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली में। तो अगर किसी का न्यूट्रोफिल 50 to 70 से डिफरेंस है, किसी केस में न्यूट्रोफिल कम हो सकता है और किसी केस में न्यूट्रोफिल ज्यादा हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का न्यूट्रोफिल अगर कंपेरिजन करेंगे 50 to 70 के कंपेरिजन में 78% है, मीन्स कि न्यूट्रोफिल स्लाइटली ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम बोलेंगे इनको एक बीमारी हो गई है, लेकिन ये जरूर सोच सकते हैं कि थोड़ा अपर है, क्योंकि ये सारे लिम्फ नोड को, लिम्फोसाइट को छोड़ के बाकी जो है बोन मैरो में ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, जरूरत पड़ने पर इमीडिएट ब्लड में ही आ जाते हैं। तो अगर किसी का 78 है और नॉर्मल केस में आपने देखा अगर 50 या 60 रहता है, तो ये सोचना चाहिए कि इमीडिएट एक्यूट इनको कुछ हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन यहाँ से भी है हुआ है। अगर न्यूट्रोफिल 78% है, लेकिन अगर यही किसी का 60% है तो बोलेंगे कि कोई बात नहीं है। 78 में भी ऐसा नहीं कि हम चिंता करेंगे, लेकिन अगर कोई सिम्टम है पेशेंट को तो जरूर इस पे गौर करना चाहिए। न्यूट्रोफिल का हायर होना ये बताता है कि एक्यूट प्रॉब्लम है, माने कुछ दिनों में 1, 2, 3 में तुरंत इनको इन्फेक्शन हुआ है, चाहे जहां से हुआ हो कुछ प्रॉब्लम है, न्यूट्रोफिल ये बताता है। इस्नोफिल एलर्जी की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिलता है। तो अगर 1 से 3% के बीच में है तो कोई उसमें वो नहीं कि एलर्जी, ये इंडिकेट करता है कि एलर्जी है। बेसोफिल रिपेयर करता है और मोनोसाइट सफाया कर देता है उनका। तो यहाँ पर ये जरूर जानना है कि अगर अब लिम्फोसाइट क्या है, ये कहाँ बनता है, ये लिम्फ नोड्स में बनता है मुख्य रूप से, और इसको बनने में एक टाइम लगता है। हम लोगों ने पढ़ा था टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में बनता है और लीवर में बनता है, और वो भ्रूणावस्था में ही बन के दोनों चले जाते हैं। और जो थाइमस ग्लैंड है वो सेलुलर के लिए करता है, और लीवर वाला बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल माने लिक्विड में बॉडी में रहता है, तो ये यहाँ सेफ्टी करता है। लेकिन ये क्या करता है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास, और जो भी कोई इन्फेक्टेड आता है उसको पहले से पता है तो उसको किल कर देता है, अस्त्र शस्त्र प्रदान करता है, एंटीबॉडी देता है, एंटीजन जो भी बाहर से आता है वो एक प्रोटीन एंटीजन बना लेता है, और उसको किल करने के लिए हमारा ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो लिम्फोसाइट है अगर किसी का बढ़ा हुआ है ज्यादा, तो ये पता चलता है कि जो ये बीमारी है ये क्रोनिक है, माने मोर देन 15 डेज से है। लिम्फोसाइट बनना ये इंडिकेट करता है
कि बीमारी क्रोनिक है, एक लंबे समय से है। न्यूट्रोफिल का बढ़ना ये बताता है कि एक्यूट है, जल्दी से आई हुई, 1-2 दिन या जितना आप जल्दी ड्रो कर लें। तो लिम्फोसाइट का बढ़ना इंडिकेट करता है कि क्रिटिकल है, क्योंकि सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली का सदस्य है और इसको बनने में नया इसको 15 दिन लगता है, 15 दिन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इस जो डीएलसी और टीएलसी, तो डीएलसी कराने से ये पता चलेगा कि कौन कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, इंडिकेशन मिलेगा कि हमें क्या सोचना है। और टीएलसी में सिर्फ ये पता चलेगा कि इनको कुछ हुआ है, माने कोई इन्फेक्टेड है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे डीएलसी से, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट। अब मैं ये बोल रहा है कि हम लोगों ने जैसे बोला था कि बोन मैरो में 3 गुना रहते हैं, वो अचानक आ जाते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस 10% पे। अब ये बोल रहा है कि ये केस अगर किसी व्यक्ति को ज्वर है, इम्पाइमा है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, और इन्फेक्शन का मतलब ये है कि सेल भी डेड हो रहा है, ये इसका ये इन्फेक्शन का मतलब समझिएगा, डेड सेल की तरह बात कर रहा है। गाउट, यूरेमिया, टीबी, ल्यूकेमिया, ये सूची लंबी है, बड़ी हो सकती है। तो ये केवल टीएलसी कराएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको डीएलसी करा के जानना पड़ेगा कि कहाँ पे है। बस इनका बढ़ा हुआ सिर्फ ये बोलता है कि ये जो है प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़े हुए हैं, मतलब शरीर में इन्फेक्शन है और वो आपको शरीर को बचाने की कोशिश कर रहा, अपने को बढ़ा के। ये कहने की कोशिश कर रहा कि न्यूट्रोफिल, इसमें क्या है कि अगर डीएलसी में न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का सामान्य से अधिक मान किसी विशेष रोग, वही बोला कि रोग कुछ भी हो सकता है, वो आपको अलग से तय करना है, लेकिन सिर्फ ये बताएगा कि इनको प्रॉब्लम है। अब आपको जज करना है अलग अलग तरीके से कि इनको क्या हुआ है। इन्फेक्शन को बताता है और एक्यूट को बताता है न्यूट्रोफिलिया। इसमें लाइसोसोम होते हैं जो कोशिश करते हैं किल करने का बाहर से आए हुए बैक्टीरिया। अब हम लोगों ने ये बोला था कि लिम्फोसाइट यहाँ बनता है और ये लंबे बीमारी का इंडिकेशन है लिम्फोसाइट का हायर। लिम्फोसाइट मानव शरीर की रक्षण पत्ती की सबसे अधिक शक्तिशाली सदस्य, हम लोगों ने बात ही किया था। और अगर ये बढ़ रहा है तो बहुत सीरियस होना चाहिए, लिम्फोसाइट हायर होना बहुत सीरियस। लेकिन लिम्फोसाइट सीरियस से कई बार क्या होता है कि लिम्फ नोड एक्जिला और ग्रोइंग एरिया में आपको मिल सकता है। अगर लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, मतलब लिम्फोसाइट बढ़ा है, ये जो लिम्फ नोड है जो इधर गले में और ग्रोइंग एरिया में है, तो वहां पे वो बोलते हैं ना लोग कि गिल्टी बन गई है, दिख रही है, तो ये बोल रहे हैं कि हाईली इन्फेक्टेड है, मतलब इनको लंबे समय से बीमारी है। गिल्टी दिख रही है माने 15 दिन का हो सकता है, मोर देन दिस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने बोला था कि ये लिम्फ नोड क्या करता है, वही मैंने लिम्फोसाइट, जैसा हम लोगों ने बोला था कि वो कोई भी एंटीबॉडी आती है बाहर से, उसको वो जो माइक्रोफेज इनगल्फ करके इंफॉर्मेशन दे देते हैं लिम्फ नोड को। फिर अगर उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन हो तो इमीडिएटली किल करता है, अदरवाइज उनकी वो पूरी सूचना लेके उसको देता है लिम्फोसाइट को, लिम्फ नोड्स को, और वहां से हर बार नए नए उसको मारने के लिए बनाने पड़ते हैं अस्त्र। कई बार कह रहा है कि कई वायरस म्यूटेट होने, माने म्यूटेट होने का मतलब कि वो वापस जो उनका संक्रमण का तरीका बदल जाएगा और वो पिछले चीजों से किल नहीं होंगे, तो उनके लिए नया नया बनाना पड़ेगा। तो नया बनाने के लिए 15 दिन ही लगेगा, क्योंकि वो लिम्फ नोड में बनेगा। लिम्फोसाइटोसिस अगर 10% से ज्यादा है तो ये लिम्फ नोड है। ये हुकिंग कफ, वायरल हेपेटाइटिस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, इन सबों में ये बढ़ जाता है। अगर ये डिजीज है तो ये बढ़ जाता है, और 10% अगर बढ़ गया तो नॉर्मल से तो हम लोग बोलेंगे कि ल्यूकोसाइटोसिस है। 10% इंक्रीज ऑन द नॉर्मल रेंज इज ल्यूकोसाइटोसिस। इनका काम वही था, हम लोगों ने चर्चा किया ही था कि ये कर लेते हैं। एड्स के केस हम लोग बताए थे कि वो CD4 जो हेल्पर है उसी को वो ये वायरस लिपट लेता है और फिर वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। हम लोग एड्स के केस में पीछे पढ़ा था कि जो लिम्फ नोड को इंफॉर्मेशन देने वाला हेल्पर टी सेल है, उसी को वो लपेट देता है,
जिससे कि वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता लिम्फोसाइट को। तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो लिम्फ नोड्स में उसके अगेंस्ट कुछ बनेगा नहीं, तो वो आपके डिजीज को किल नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल हम लोगों ने ये पढ़ा था वहां पे कि इस केस में हेल्पर टी सेल को ही वो नष्ट कर देता है, इसलिए हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है। तो एड्स के केस में ये प्रॉब्लम है कि इसीलिए डिजीज उसको मतलब इलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, दवा नहीं हो पाती है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम समय से भोजन नहीं करते हैं, अनियमित है हमारा वातावरण है, बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करता है। अगर आप अच्छे तरीके से खाना नहीं खाते हैं, टाइम से नहीं खाते हैं, मीन्स कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि टाइम पे नहीं खाएंगे डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, आप डिफरेंट टाइम सोएंगे, दूसरे टाइम जगेंगे, तो इम्यूनिटी आपकी वीक होने की पूरी संभावना बन जाएगी। और टीकाकरण की बात कर रहा है कि टीकाकरण बच्चों में करना चाहिए। टीकाकरण वही है, टीकाकरण में क्या किया जाता है कि जब कोई बच्चा होता है उसको जो वायरस होता है ना, बैक्टीरिया या वायरस, उसकी डेड या अबाउट टू डेड सेल को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। टीकाकरण का मतलब ये है, डेड या अबाउट टू डेड को बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। जो बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो शरीर समझता है कि बाहर से वायरस आया हुआ है, तो लिम्फ नोड क्या करता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उसको किल करने के लिए हथियार बनाता है। जबकि वो हम लोगों ने जो इंजेक्ट किया बाहर से, क्या करेगा, वो कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा क्योंकि वो अबाउट टू डेड है या डेड है। तो उसकी इंफॉर्मेशन, वैक्सीनेशन का फायदा क्या है कि उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिम्फोसाइट में रहेगा, लिम्फ नोड में रहेगा। तो अगर कभी ये दिक्कत आती है, मेजल्स, टाइफाइड या ये टेटनस, तो इन चीजों को किल करने के लिए उसके पास पहले से इंफॉर्मेशन है, तो ये बैक्टीरिया आने पर वो जल्दी से किल कर देगा इमीडिएट, आपको वो नुकसान नहीं होगा। रादर देन कि हमने वैक्सीनेशन नहीं कराया बच्चों का, तो अगर वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उसके पास उस बैक्टीरिया या इस वायरस की इंफॉर्मेशन नहीं है, लिम्फ नोड के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बना के रखा। एंटीजन तब बनता है जब वैक्सीनेशन, कोई बैक्टीरिया वायरस आता है और वो एक प्रोटीन यूज कर, प्रोटीन है एंटीजन जो बनाता है वहां से आया हुआ। हमारा लिम्फ नोड क्या करता है, ये एंटीबॉडी बनाता है, उस एंटीजन को किल करने के लिए ये काम करता है। तो वैक्सीनेशन देने से एंटीजन बन जाता है बॉडी में। चूंकि अगर आप डेड नहीं डालेंगे और अपने से बाहर से आएगा तो आपको नुकसान कर सकता है, तो डेड कंडीशन में डालते हैं ये वैक्सीनेशन, माने डेड बैक्टीरिया। इस्नोफिलिया की बात करते हैं। इस्नोफिलिया जैसे, बस वो परसेंट की बात कर रहा है कि जितना भी आपका टीएलसी आया हो, अब जैसे किसी का टीएलसी 4000 आया और उसकी इस्नोफिलिया का अकाउंट आया, किसी का 10,000 आया, उसकी इस्नोफिलिया का अकाउंट आया, तो ये कह रहा है कि आपको परसेंट में इसको कैलकुलेट करना है। पूरा चीज इसलिए बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको परसेंट में देखना है कि जो भी आपका टीएलसी है उसके कंपेरिजन में इस्नोफिलिया कितना है। मतलब वो ऐसा नहीं कि किसी का 3000 संख्या में आया और उसकी इस्नोफिलिया, उसका टीएलसी 1 लाख है या 10,000 है। पर्पस सिर्फ ये है कि टीएलसी के कंपेरिजन में इस्नोफिल को देखेंगे कि कितना है, क्या वो 1 to 3% के बीच में है तो ठीक है, ऊपर है हम मान लेंगे कि एलर्जी कंडीशंस हुई है। इस्नोफिलिया सेल्स क्या है कि 1 to 3% है। ये इशारा करता है कि डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर रह के वो इनको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये दोनों खुले रहते हैं। हम भोजन इंटेक करते हैं या रेस्पिरेटरी है, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो यहाँ है इनका, तो यहाँ भी कुछ वायरस जाता है, तो ये जो है दोनों, ये जो इस्नोफिल है उनको किल कर देते हैं। और अगर इनकी संख्या ज्यादा मिल रही है, इसका मतलब ये है कि आपके इन दोनों सिस्टम में इन्फेक्शन ज्यादा था, तो ये बढ़ गया उनको किल करने के लिए। हायर इस्नोफिल मतलब आपके रेस्पिरेटरी और डाइजेशन में इनिशियली इन्फेक्शन था, एलर्जी भी है, तो ये उनको किल कर रहा है। मोनोसाइट कभी अकेले बड़ा हुआ नहीं मिलता, वही है, अगर आप बीमार हैं तो ये हीलिंग करता है मोनोसाइट। तो
ये क्या करेगा, सफाई करने का काम करता है। तो अगर ज्यादा किए तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा को हटाने के लिए इनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बेसोफिल तो रिपेयर करता है, लेकिन ये डेड को हटाता है। तो ये पता चलेगा कि दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, तो डेथ होगी वायरस बैक्टीरिया अपने सेल्स की। तो ये इनकी संख्या बढ़ी हुई बोल रही कि रिपेयरिंग हीली प्रोसेस है। ल्यूकोसाइट की संख्या अगर 15,000 से ज्यादा मिलती है पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो ये ल्यूकेमिया माने ब्लड कैंसर की तरफ इशारा करता है। और ऐसे केस में अगर ब्लड कैंसर है और आप ये कराते हैं तो बहुत तेजी से टीएलसी बढ़ा हुआ मिलता है, दूसरे तीसरे दिन दोनों दोगुना हो सकता है। माने अगर ये है तो मतलब आज आप चेक करें आपको 20,000 मिलता है, तो मे भी कल आप चेक कराएंगे तो आपको 30,000 मिल सकता है, 35,000 मिल सकता है। तो ये बताता है। इसमें लिम्फ नोड मिलेगा जरूर, अगर ब्लड में है कहीं से तो आपको ग्रोइंग में या गिला में जहां भी हम लोग बोल रहे थे वहां पे लिम्फ नोड मिलने की पॉसिबिलिटीज है। अब ये है तो वजन गिर जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ल्यूकोसाइट का 15,000 से ऊपर होना आपको ये बोलता है कि आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि इस डिजीज को भी सोच सकते हैं। कम हो जाएगा तो ल्यूकोपेनिया, बढ़ना माने सोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकोपेनिया का मतलब है कि जो 4,000 है उसके नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरने का क्या मतलब, ये बड़ा ये जानना चाहिए। अगर जिसका नीचे गिर जाता है ना तो और खतरनाक है, क्योंकि दो चीजें, या तो वो नॉर्मल कंडीशन में है और इतना उनमें इफेक्टिव है वायरस और वो कि वो किल हो रहे हैं, इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, माने दुश्मन हावी है इन पर और ये मरते जा रहे हैं। दूसरा कि ये जहां बनते हैं बोन मैरो लिम्फ नोड, एक्चुअली मुख्य रूप से लिम्फ नोड में बनते हैं, बोन मैरो में भी बनते हैं। तो बोन मैरो में, क्योंकि जो ल्यूकोसाइट है टोटल, हम लोगों ने बोला था कि लिम्फ नोड में बनते हैं कुछ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और बाकी चीज बनते हैं बोन मैरो में। तो अगर ये गिरता है लेस देन 4,000 तो दो ही कंडीशन है, या तो बन नहीं रहा या बना है तो उसकी डेथ ज्यादा हो रही है। तो अगर अब जैसे बोल रहा कि परनिशियस एनीमिया, एनीमिया की हम लोग बात किए थे, अब बोन मैरो से बन ही नहीं रहा, एनीमिया है, बहुत सारी चीजें, परनिशियस एनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था वो एचाइलागेस्ट्रिया और B12, इंटेस्टिन फैक्टर और न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये सारे भी रीजन होते हैं परनिशियस एनीमिया के। तो ये एनीमिया होने का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन तो कम होगा, ये अलग बात है, लेकिन अगर बोन मैरो में प्रॉब्लम है तो नहीं बनेंगे। तो ये एक रीजन हो सकता है इनके गिरने का, या ये इनकी डेथ ज्यादा हो रही है, मतलब रोग जायद है। तो ये भी बहुत खतरनाक है। अगर नीचे गिर रहा है इट मीन्स कि आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर होती चली जा रही है, आपका शरीर रोग का प्रतिरोध कम कर पा रहा है, या तो बन नहीं रहा या उनकी डेथ ज्यादा हो रही है। तो ये ल्यूकोपेनिया भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि आपका शरीर प्रतिरोध ही नहीं कर पाएगा रोग का। इसका कम होना कोई सीधा निदान नहीं है, लेकिन और भी चीजों को डॉक्टर को देखना होगा कि भाई क्यों नहीं हो रहा है। न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोफिल कम हो गया तो न्यूट्रोपेनिया है। टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, इस केस में न्यूट्रोफिल कम मिलता है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल है उसकी डेथ ज्यादा होती है। अगर न्यूट्रोफिल कम मिल रहा है तो टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, इन रोग की संभावना बढ़ जाती है। न्यूट्रोफिल कम होने का मतलब क्या हुआ कि इनको टाइफाइड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, मीजल्स। तो ये और भी तरीके से डॉक्टर चेक करेंगे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। लिम्फोपेनिया वही है, कम हो गया लिम्फ, माने कहीं ना कहीं लिम्फोसाइट की संख्या घट रही है, तो 10% से कम हो गई तो भाई वही कि इनकी डेथ बहुत फास्ट हो रही है, तो ये कम हो जाएंगी। एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है, वही बोन मैरो। एप्लास्टिक एनीमिया के लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बेंजीन और ये सब अगर इंटेक है बॉडी में, और बहुत सारे टेस्ट भी बाहर से करते हैं जो बॉडी को इम्पेक्ट करती है, वो एप्लास्टिक एनीमिया है। तो बेंजीन टॉक्सीकरण की बात होती है। तो अगर ये भी कम है तो जहां भी पेनिया है का मतलब है कि वो 10% माइनस है अपने नॉर्मल रेंज से, और
टोसिस से साइकोटोसिस जो भी है उस केस में 10% एबव है, दोनों ही गड़बड़ है, इसलिए उस हिसाब से देखना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन हम लोगों ने बोला था रेड ब्लड सेल है जो ये ट्रांसपोर्ट करता है, तो एक्चुअली इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, यही होता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, वो हीम प्लस ग्लोबिन। 120 दिन की लाइफ होती है इसकी, और इसका जो क्वांटिटी होती है वो 14 ± 1 ग्राम पर 100 ml। 100 ml अगर ब्लड आप लेते हैं तो 14 ग्राम हीमोग्लोबिन के आसपास होना चाहिए। अब कम आता है तो ये सोचना है कि कम क्यों हो रहा है, उसके बहुत सारे रीजन होंगे, ये हो सकते हैं। इसको एनीमिया हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो वो एनीमिया है, और वो बहुत सारे रीजन है, माल न्यूट्रिशन है, डेथ है, पर्निशियस एनीमिया है, क्या है ये, तो ये रीजन है। अगर ये कम हो गया हीमोग्लोबिन लेस देन 14 तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन कैरी करके सेल तक ले जाता है, वहां से CO2 लेता है, बाकी चीजों को करता है। तो जब भी इसकी संख्या कम हो जाएगी, ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन कम होने से क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है ऑक्सीजन का वो कमजोर हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में 14, एग्जाम्पल के लिए कि कोई भी आप यूनिट ले लीजिए, मान लीजिए कि 14 हीमोग्लोबिन ले जा रहे हैं और किसी के पास 10 ही है, तो 40% तो कम हो गया ना हीमोग्लोबिन, तो 40% ऑक्सीजन कम ट्रांसपोर्ट होगा या कार्बन डाइऑक्साइड कम ट्रांसपोर्ट होगा, बाकी जो विटामिन मिनरल्स है वो भी ट्रांसपोर्ट कम होंगे। तो हीमोग्लोबिन जितना गिरेगा उतना ही ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का कम होगा, सेल्स के पास ऑक्सीजन कम पहुंचेंगे, लंग्स को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। सर ने बोला था कि हार्ट और लंग्स को हम लोग एक साथ इलाज करते हैं, तो लंग्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सेल को नहीं जाएगा, मैसेज कहीं से आएगा रिसेप्टर से कि ऑक्सीजन की कमी है, तो लंग्स को भी बहुत काम करना पड़ेगा। इसलिए हार्ट और लंग्स का इलाज एक साथ करना है, क्योंकि दोनों ये काम करते हैं, ये ले जाता है ब्लड को सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन जुड़ता है 4 अणु एक पर और वो कैरी करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन की कैरिंग जो रेट है वो कम हो गई, लेकिन बॉडी को चाहिए, तो वो रेट बनाने के लिए इंपैक्ट आएगा लंग्स पर, तो लंग्स को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, लंग्स का फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हार्ट की प्रॉब्लम में लंग्स का क्यों इलाज करना है, इसलिए करना है कि उस पर भी इंपैक्ट आएगा डायरेक्ट। जो व्यक्ति एनीमिक हो जाएगा वो सांस जल्दी जल्दी लेगा, उसको ब्रीदिंग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम हीमोग्लोबिन मेंटेन रखें, नहीं मेंटेन है मीन्स की लंग्स पर लोड बढ़ रहा है एनीमिक होने पे, एनॉक्सिया जो हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो ये है, इसमें 2 चीजें हैं, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो माने छोटा, माइक्रो माने बड़ा। तो इन एनीमिया के प्रकार को जानना है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब देखिए एनीमिया है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, फिर से रिपीट करते हैं कि क्या रोगी को एनीमिया है, ये ज्ञान अधूरा है। हमें पता करना है कि एनीमिक क्यों हुआ है, माने जो शॉर्टेज ऑफ हीमोग्लोबिन है, माने आरबीसी की जो शॉर्टेज है वो क्यों है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें कुछ रीजन हम लोग पढ़ते हैं। एक तो वो व्यक्ति जितना आरबीसी को बनने के लिए एलिमेंट चाहिए वो इंटेक्ट नहीं कर रहा, माल न्यूट्रिशन, वो भोजन ठीक से नहीं कर रहा है। अब भूख है उसको या अवेलेबिलिटी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर क्योंकि आयरन भी चाहिए, बाकी चीजें चाहिए। अब देखेंगे कि कई बार कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आयरन की गोली दे देता है, तो ये मान के चलता है कि आयरन की कमी हो सकती है बहुत सारे केसेस में। तो माल न्यूट्रिशन स्टार्वेशन माने यही है कि वो खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो आरबीसी बनेगी नहीं। दूसरा केस, वो खाना ठीक से खा तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। मीन्स कि हम लोगों ने बोला था कि प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। अगर ये हो ही नहीं रहा है
मतलब यही मेटाबॉलिज्म है। हम लोगों ने पाचन बोला था, क्या होगा, इनमें कन्वर्ट होना है तभी एब्जॉर्ब होंगे। अगर हम लोग भोजन लेने के बाद भी जीआईटी का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा तो बनेगा नहीं। जब अमीनो एसिड नहीं बनेगी, ग्लूकोज नहीं ठीक से जनरेट होगा या फैटी एसिड, तो क्या होगा कि ये चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी और पहुंचेंगी नहीं। तीसरा केस, हम खाना भी अच्छे से खा रहे हैं, बैलेंस डाइट है, लेकिन जो एब्जॉर्ब करना है, विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब और बहुत सारी जहाँ, वो एब्जॉर्ब होने में ही प्रॉब्लम है, उनमें कोई प्रॉब्लम है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में जहां पे एब्जॉर्प्शन होता है डिफरेंट एलिमेंट का, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो भी नहीं पहुंचेगा जो तत्व है पहुंचने हैं। दूसरा क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब तो हो लेकिन वो यूज ही नहीं कर पा रहा है। देखिए यहाँ भी एक बहुत है, एब्जॉर्ब कर लिया अगले केस में लेकिन सेल उसका यूज नहीं कर रहा, डायबिटिक मेलाइटिस। अब ग्लूकोज तो है लेकिन वो सेल को जा ही नहीं रहा है, सेल को जा ही नहीं रहा है। अब उधर हम लोग नहीं जा रहे हैं, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि उसका मुंह नहीं खुलेगा, अंदर जा नहीं पाएगा, इंफॉर्मेशन है कि ग्लूकोज ब्रेन को जाएगा नहीं है, तो ये चीजें होंगी। तो डायबिटिक मेलाइटिस में अवेलेबल है, एग्जाम्पल है ये। वैसे ही चीजें अवेलेबल है लेकिन एब्जॉर्ब भी हो गए और सेल यूज नहीं कर रहा, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि फाइनल यूज तो कस्टमर कौन है, सेल। ऑक्सीजन का भी, ग्लूकोज का भी, सबका कस्टमर सेल है जहां एनर्जी बनती है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और फिर CO2 और वाटर और रिलीज होता है एनर्जी, तो वो यूज नहीं कर पा रहा, रीजन कुछ भी हो सकता है। अगला कि जो रेड ब्लड सेल है इनकी डेथ कितने दिन में होती है, 120 डेज इनकी लाइफ होती है। अब पता लगा कि इनकी डेथ की रेट ही चेंज हो गया, वो 120 दिन की जगह कितने दिन में पता लगा कि 100 दिन में मर रहा, 80 दिन, कोई भी रीजन हो सकता है, कुछ डेट चेंज हुआ था, हीमोलिसिस बोलते हैं। जब डेथ इनकी अपने टाइम से पहले हो जाए, पता लगा बनने का रेट तो नॉर्मल है और डेथ की रेट बढ़ गई, तो डिफरेंस हो जाएगा, बन कम रहा है और डेथ ज्यादा हो रही है, कंपेरिजन कम हो रहा है मतलब वो नॉर्मल है लेकिन डेथ ज्यादा हो रही है, तो ये रेशियो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस केस में भी हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और किसी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर है, बहुत सारी चीजें हैं, वो मेंस है और काम जो भी है, तो अगर ब्लीडिंग कट गई, ब्लीडिंग हो रही है, तो पता लगा ब्लड बाहर निकल गया, तो आरबीसी बाहर निकल गया किसी वजह से, तो ब्लीडिंग की कंडीशंस में भी ब्लड बाहर निकलने से वो आरबीसी गिर जाएगी, तो हीमोग्लोबिन गिर जाएगा। या इंटेस्टाइन में, आंतों में क्या है, कीड़े हैं, वर्म है, और वो जो है वहां जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको वो खुद ही इंटेक कर ले रहा है, तो पहुंचेगा नहीं, एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। तो ये कुछ रीजन है जो कारण है किसके, एनीमिक होने के। एनीमिक का मतलब, एनीमिया मतलब लेस आरबीसी, मतलब स्मॉल हीमोग्लोबिन, मतलब लेस क्वांटिटी ऑफ, स्मॉल नहीं, लेस क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो लेस क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन होने से आपको एनीमिया कहा जाएगा और प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ये हीमोग्लोबिन ही करता है। हम लोग बोले थे 78 माइक्रोन इसका डायमीटर है, बाइकनकेव शेप है, तो वो लेके जाता है, रहेगा नहीं तो कम ले जाएगा, तो इम्पैक्ट सीधे लंग्स पर ये डालेगा। अब बहुत सारे रीजन है, पता करना होगा डॉक्टर को। ये कह रहा है कि अगर एनीमिया का रीजन क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको बोन मैरो की बायोप्सी करानी चाहिए। बोन मैरो की बायोप्सी क्यों करानी चाहिए, वो ये जानना चाहते हैं कि क्या बोन मैरो जो चीजें करना चाहिए दे पा रहे हैं कि नहीं, माने बनता कहाँ है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पार्ट बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो के फंक्शन को जानने के लिए बोन मैरो का वो बायोप्सी कराते हैं। बहुत सारे ये लोग हैं, अलग अलग परीक्षण है जो लिपिड का, ल्यूकेमिया का है, तो ये करा के डॉक्टर अपना चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने ये अभी एनीमिया की बात की है तो इसमें है, देखिए एनीमिया, एनॉक्सिया और साइनोसिस, ये 3 कंडीशन है। एनीमिया, एनॉक्सिया, एनीमिया मींस हीमोग्लोबिन की कमी और उससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जैसे हमने बोला था। एनॉक्सिया शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल,
जहां सेल को ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए रिएक्ट करके, पता लगा ऑक्सीजन ही वहां पे नहीं है, रीजन अलग। साइनोसिस क्या है, सेल के पास या कहीं पे भी हीमोग्लोबिन कम हो गया है, CO2 ज्यादा हो गया, माने वो नीला पड़ने लगा है। साइनोसिस का मतलब कि वो स्किन जहां पे नीला पूरा दिखाई देने लगा हो, तो ये दोनों मिला के होगा। एनीमिया के लिए हम लोग चर्चा ही किए थे, तो वही है रीजन, डिफिशियंसी है, फॉल्टी इरिथ्रोसाइट हेमोलिसिस है। हाँ, जो इरिथ्रोसाइट आरबीसी बन रहा है वो भी अगर गलत बन रहा है तो ये एक रीजन हो सकता है। रीजन क्या है एनोक्सिया का, एनेमिक, एक तो वो कम है, दूसरा आप ऐसी जगह चले गए जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ही कम है। आपके पास हीमोग्लोबिन तो है लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है, माने आपको ऑक्सीजन लेने के लिए जो 21% के आसपास ऑक्सीजन है, अगर वो 10% ऑक्सीजन हो जाएगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए कहते हैं कि जब हाई एल्टीट्यूड पे आप जाते हैं ऊपर, तो कहा जाता है कि आपको उल्टी हो सकती है, आप सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्यों हो सकती है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उस एटमॉस्फेयर में कम ऑक्सीजन की है। तो अगर वो नहीं है तो आपको ये हो जाएगा, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, हाइपॉक्सिक एनीमिया, स्टेगनेंट एनोक्सिया। अब ब्लड फ्लो ही ब्लॉक है, कहीं ना कहीं आपके ब्लड में ब्लॉकेज है, ब्लड के कैपिलरीज में, सॉरी ब्लड के कैपिलरीज में, ट्यूब्स में, तो वहां से मूव ही नहीं करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो वो उस एरिया में जहां पर वहां से जाएगा वहां पे ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी। तो ये है। दूसरा कहता है सेलुलर साइकोस, हिस्टोकिक एनोक्सिया, माने सेल लेवल पर ही वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहा। हिस्टोटॉक्सिक एनोक्सिया माने ऑक्सीजन सेल के पास आ गया लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, सेल को प्रॉब्लम होगी, सेल को जैसी भी प्रॉब्लम होगी तो वो यूज नहीं कर रहा। और तीसरा क्या है, साइनोसिस, एक कॉम्बिनेशन ऑफ एनीमिया एंड एनोक्सिया। एनीमिया भी है, माने हाई हीमोग्लोबिन भी कम है, रीजन जो भी है, और एनोक्सिया भी है, माने ऑक्सीजन की भी कमी है। तो ये दोनों ही कमी जो है इसकी बॉडी की उस एरिया को नीला कर देंगे। हीमोग्लोबिन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, तो ये दोनों का मिला जुला असर हो जाएगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है, ये लाइफ रिस्क में है। न हीमोग्लोबिन है ना ऑक्सीजन है तो सेल्स धीरे 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 सेल्स का डैमेज होने लगेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मेन कंसर्न दैट इज द ब्लड रिटर्न टू हार्ट इज स्टॉप्ड और ब्लॉक, एक ये रीजन हो सकता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन, बाहर के जो सर्कुलेशन है वो सारे के सारे रुक जाएंगे, माने वो डिक्रीज हो जाएंगे, रुकेंगे ना, डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज हो जाएंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन कम दिखेगा, तो ब्लड जो स्किन पे कलर दिखाई देंगे वो नीला दिखाई देंगे। तो इनके बहुत सारे रीजन है जो आप देख सकते हैं कि जैसे ये एनीमिया बोन मेरो की बात कर रहा है, वहां पे एनोक्सिया सेल लेवल पे, ये वेंस वेना का, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको डॉक्टर चेक करेंगे। डाइट कैसा वो ले रहा है, उसका डाइजेशन कैसा है, एब्जॉर्प्शन कैसा है, जिसको हम लोगों ने पीछे चर्चा किया कि जहां से बन रहा है इनटेक कैसा है, या डेथ ज्यादा हो रही है, या जैसे बोल रहा है कि डाइट ठीक से ले रहा है कि नहीं, इंप्रूव कैसे करेगा, डाइट अच्छा नहीं हो तो डाइट लेगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम को वो करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो वो करेगा। अगर सेल लेवल पे यूटिलाइजेशन नहीं है, जैसे हम लोग डायबिटिक मेलाइटिस बोले, तो वहां के लिए आप बाहर से दवाई लेते हैं कि सेल लेवल पे यूटिलाइजेशन। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। ऑक्सीजन वाले केस में यही बोल रहा है कि आप उस लेवल पे ना जाइए जहाँ ऑक्सीजन कम हो, जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा वहां रही है। अब किसी ऐसे रूम में आप हैं या कैसी जगह पे जहाँ ऑक्सीजन कम है, इसीलिए आप देखे होंगे कि कई बार एक न्यूज आती है कि रूम में बंद करके और लोगों ने सिगड़ी उगड़ी जलाई और डेथ हो गई। क्या होता है, ऑक्सीजन जल के कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो एक तो कार्बन मोनो आपको लाइफ ले जाती है, दूसरा हम ऑक्सीजन नहीं कि ब्रीथ करें। तो ऐसी जगह ना रहे जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें अगर पेटेंट मैंने ये खुलने ओपन की बात कर रहा है, ट्रैक पेटेंट मैंने ओपन खुलने की बात कर रहा है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है तो वो खुला है कि नहीं है, एल्वोलर लेवल पे जो है ना डिफ्यूजन है या O2 ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी चीजें हैं। इस केस में हार्ट और लंग्स की फंक्शनिंग है, ब्लड का फ्लो है। तो पर्पज ये है कि हमको एनीमिया एनोक्सिया जानना चाहिए। ब्लड टेस्ट भी है,
आप एनीमिया बहुत जल्दी से जान लेंगे। एनोक्सिया के लिए आपको अच्छे कंडीशंस में रहना होगा। ब्लॉकेज जैसे है तो वो भी पता चलेगा। तो डिफरेंट टेस्ट से डॉक्टर ये जानता है कि एनीमिया है, एनोक्सिया है, साइनोसिस है, उस हिसाब से वो आपको एडवाइज कर पाएगा कि आपको ये करना है। ये वही है कि अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो हार्ट डिजीज, लंग्स डिजीज, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें बहुत वो नहीं है कि हार्ट, लंग्स और इनको करना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक शॉक बोल रहा था, ये हम लोग बोल रहे हैं, ये जरूर है। अ क्लिनिकल कंडीशन वर इनएडेक्वेट ब्लड वॉल्यूम इज लेवल फॉर बॉडी टिश्यू, इसको शॉक बोलते हैं। हम लोग अभी ऑक्सीजन के लिए बोल रहे थे और हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन अगर इतना गिर जाता है, हम लोग को 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट करता है, 5 लीटर, 72 उसका हम लोग बिट्स बोलते हैं और 70 वॉल्यूम है, तो वो करीब 5 लीटर के आसपास है। लेकिन अगर ये 2 लीटर हो जाता है, लॉन्ग, सो लॉन्ग द हार्ट इज पंपिंग 2 लीटर, कंडीशन ऑफ शॉक डज नॉट, इस आपको पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, अपीयर होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा ही खराब कंडीशन है। दस देयर इज पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्योर। अगर ये 2 ही लीटर है तो ब्लड बॉडी में घूमेगा नहीं, बीपी भी कम हो सकता है, सर्कुलेशन की स्पीड कम होगी, तो बहुत सारे जो सेल्स हैं, एक तो 2 लीटर ही है तो कम होंगे, एनर्जी कम ट्रांसपोर्ट होगा। तो इस केस में जीवन कुछ घंटे का है, इसमें कुछ भी फेल हो सकता है। वेंस में प्रॉब्लम, ब्लड के लिए न्यूरोजेनिक, वेगोजेनिक, कार्डियोजेनिक, हेमेटोजेनिक, ये बहुत सारे रोग हैं। लेकिन अगर ये दिखता है और इस केस में 2 लीटर होगा तो क्या होगा, लो कार्डिक आउटपुट, एनीमिया, एनोक्सिया, साइनोसिस, कुछ भी हो सकता है। लो कार्डिक आउटपुट, एनीमिया, एनोक्सिया एंड साइनोसिस, एनी वन में लीड टू स्टेट ऑफ शॉक। इसमें कंडीशंस में कुछ भी हो, भाई हार्ट आपका काम नहीं कर रहा है या एनीमिया नहीं, आप एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, पता लगा आपका हीमोग्लोबिन 3 है, तो आप क्या करेंगे, ब्लड में फंक्शन दिक्कत है, वो ब्लड ही आपको आउटपुट नहीं दे रहा, मैंने लंग्स, हार्ट, तो वो आउटपुट कम हो गया। आप ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है, तो ये कोई भी चीजें हैं, तो अगर 2 ही लीटर दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे ये शॉक की कंडीशन है इन दिस सिस्टम, और प्रोबेबल है कि सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। अब हम लोग एक जीबीपी की बात कर रहे हैं, तो जनरल ब्लड पिक्चर। जो पैरासाइट ब्लड में, ये अमीबा, वर्म, मलेरिया, इनका सीधा सीधा मिल जाता है तो आप निदान करेंगे। तो ब्लड नॉर्मली डॉक्टर जीबीपी कराता है, जैसे देखता है कि फाइलेरिया में वर्म, मलेरिया में झुरझुरी के साथ ज्वर आना, फाइलेरिया में वर्म सोते समय ज्वर बढ़ना, मलेरिया में आपको ठंडा लग के आएगी, फाइलेरिया में सोएंगे तो बढ़ेगी, या अगर पेट में कीड़े हैं तो आपको भूख लगेगा, खाएंगे फिर भी शरीर दुर्बल रहेगी। तो ये एक आरबीसी की साइज और शेप का इंफॉर्मेशन जनरल ब्लड पिक्चर से मिलती है। क्या है, एक एनिसोसाइटोसिस, जब जो आरबीसी होंगे ना, उसका शेप की बात अलग अलग साइज होगा। मतलब जो 7 to 8 माइक्रोन अगर आरबीसी की साइज है तो पता लगा 3 माइक्रोन है, 2 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन है, मतलब उसकी साइज ही डिफरेंट होगी। देखिए बनेगा कैसे वो अभी डिफरेंट, अभी क्या है ये बोल रहा है। तो अगर एनिसोसाइटोसिस बोल रहा है, मीन्स की जो आरबीसी है, इसकी जो साइज है वो लाल रक्त कणिकाओं की बात तो रही आरबीसी की, तो वो डिफरेंट है, अलग अलग साइज की आरबीसी है। पाइकिलोसाइटोसिस, विभिन्न आकार के, शेप ही अलग अलग। पहले वाले में क्या था, साइज अलग, इसमें क्या बोल रहा है कि शेप ही अलग अलग है। मतलब साइज की बात नहीं कर रहा है, जहां पे शेप ही अलग अलग शेप का बन गया आरबीसी। मेगालोसाइटोसिस, डायमीटर बड़ा हो गया, मतलब 7 to 8 मीटर माइक्रोन से बड़ा हो गया। माइक्रो, छोटा हो गया, दिस इज लेस देन 7 to 8 माइक्रोन। स्फेरोसाइटोसिस, माने जो सर्कुलर बन गया, शेप का बाइकनकेव डिस्क है, पता लगा वो नहीं बना है। इलिप्टोसाइटोसिस, ओवल, परवल जो बनते हैं ना, परवल के आकार का, परवल आकार, ओवल शेप हो गया। सीकेल सेल, जो हंसिया होती है, जो कटिंग के काम आता है, वो गेहूं हो जो भी है, तो हंसिया के आकार का बन गया। आप इसका
जो आरबीसी है हेलमेट साइज का बन गया, या लेपेटोसाइटोसिस, केंद्रीय मोटाई जो सेंटर में जो उसकी थिकनेस है वो बहुत कम है, वो उससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये है क्रोमाटोफिलिक सेल, जो आरबीसी अभी बने हैं तुरंत, पंक्टेट बेसोफिलिक सेल, ऐसे सेल है जिसमें छेद है चलनी की तरह, एरिथ्रोब्लास्ट सेल जो बने नहीं है अभी, लगता है पके मने अभी बने ही नहीं, रेडी नहीं हुए हैं, रेक्टिकुलोसाइटोसिस मने अभी आरबीसी की पहली स्टेज है और वो आ गया है ब्लड में। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है, आरबीसी की स्टेज है, किसी की शेप अलग है, कोई हेलमेट आकार का है, कोई हंसी आकार का है, कोई ओवल है, किसी का डायमीटर कम है। ये सारी चीजें जनरल ब्लड पिक्चर जीबीपी से पता चलता है कि जो आरबीसी है उसका शेप, क्योंकि जब वो अपने शेप में नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन उस पर, हीमोग्लोबिन अपने शेप में नहीं रहेगा। अगर हम लोग आरबीसी मतलब हीमोग्लोबिन की भी एक तरह से बात करें तो अगर हीमोग्लोबिन वो जो आरबीसी सही नहीं है तो हीमोग्लोबिन अपने शेप में नहीं आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बाकी न्यूट्रिएंट्स कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो जिस शेप में रहते हैं उस शेप के कारण वहां पर वो चिपकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज कुछ डिफाइन है, ये कहां से मिलेंगी, तो जीबीपी से मिलेगी, जनरल ब्लड पिक्चर से मिलेगी। इसमें इरिथ्रोसाइट का आकार एवं साइज रक्त की फिल्म ही बता देती है, ये विभिन्न प्रकार के अनुपात में मिलते हैं। अब इनमें अलग अलग बताते हैं, जैसे ही बोल रहा है कि एनिसोसाइटोसिस, पाइकिलोसाइटोसिस, क्या बोलता है कि अलग अलग शेप और अलग अलग साइज है। तो यहां से ये पता चलता है कि ये क्या है, जल्दी से इनकी जो बनने की स्पीड है वो हायर है। मैंने ये दो लिखा है तो हम ये बोल रहे हैं कि बोन मेरो में आरबीसी जल्दी जल्दी बना, जितना टाइम बन रहा में बनना चाहिए उसके जल्दी बन रहा, और ये जल्दी बनने के कारण कुछ खराब बन रहे हैं, कुछ जो सेल बन रहे हैं आरबीसी वो खराब बन रहे हैं। तब ये डॉक्टर्स को देखना होगा कि स्पीड क्यों है, क्योंकि बोन मेरो ही इम्पैक्ट कर रहा है, तो बोन मेरो पे आपको ट्रीटमेंट करने के लिए होगा, क्योंकि बोन मेरो को आपको बायोप्सी कराना है या क्या कराना, जो भी कराना होगा। एक निदान के लिए चिकित्सक को शरीर में भोजन तत्व, हार्मोन और जनन अंगों को परखना होगा। एनीमिया ऐसा लक्षण है जो किसी भी रोग में उत्पन्न हो सकता है। देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं एनीमिया के, जैसे हम लोगों ने पीछे चर्चा किया। तो अब जो भी ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है उसको ये जानना होगा कि उसको ढूंढना है कि एनीमिया के बेसिक रीजन क्या है। एक तो शेप साइज है और एनीमिया माने कमी, तो ये ऐसे ऐसे शेप और साइज की बात। माइक्रोसाइटोसिस, अगर शरीर में आयरन की कमी हो गई तो बनेगा। अगर ये है माइक्रोसाइटोसिस है तो जीआईटी, लीवर और बोन मैरो पर आपको देखना है। आयरन की कमी हो सकती है, आयरन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सिकल सेल हंसी आकार का, जेनेरिक एरर बोल रहा है, जेनेटिक एरर बोल रहा है। मेगालो संख्या बड़ी हो रही है तो पर्निशियस एनीमिया है, माने बोन मैरो में प्रॉब्लम हो रही है। पर्निशियस एनीमिया हम लोग बात किए थे, पर्निशियस एनीमिया की बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हेलमेट शेप है, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, लंबी समय सारे किडनी रोग का इलाज करता है। पंक्टेट आरबीसी ये बोल रहा है कि लेड पॉइजनिंग शरीर में हो सकती है, तभी आरबीसी वैसा बन रहा है। तो आरबीसी का शेप साइज देख के इस मेजरमेंट से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तंत्र पर ट्रीटमेंट के लिए जाना है। कोई डिजीज बता रहा है कि आपको बोन, कब लीवर सोचना है, कब बोन मैरो सोचना है, कब आपको किडनी के बारे में सोचना है। तो ये आपको, अब जैसे इरिथ्रोब्लास्ट और रेक्टिकुलोसाइट कोशिकाएं इरिथ्रोसाइट के जनन चरण के सदस्य माने इनिशियल है, जो सामान्यतः रक्त में नहीं पाए जाते हैं, यदि बोन मैरो की बायोप्सी हो तो मिलते हैं। रक्त में इनकी उपस्थिति दर्शाती है कि जनन क्रिया त्वरित गति से हो रहा है। इरिथ्रोसाइट सामान्य से अधिक यहाँ पर, वहां पे बोला था कि हो रहा है, यहाँ बोल रहा है इनमें ज्यादा है, तो ये कह रहा है कि आपके आरबीसी की डेथ जल्दी हो रही है, डेथ रेट बढ़ गया है। तो ये डिफाइन करेंगे दोनों इरिथ्रोब्लास्ट के, आपको डेथ रेट ज्यादा हो रहा है। मलेरिया पैरासाइट का जीवन चक्र इरिथ्रोसाइट्स के माध्यम से, अतः इरिथ्रोसाइट की, वही इरिथ्रोसाइट की हेमोलिसिस माने डेथ। कुछ केसों में ये नवजात शिशु और महिलाओं में, इन केसों में बढ़ा हुआ मिलता है, माने हेमोलिसिस ज्यादा होता है। और
पस कोशिकाएं, माइक्रोफ्लेरिया और जीवित बैक्टीरिया की मौजूदगी में रोग निदान सहायक है। तो ये ब्लड के एक वो थे कि हम लोगों ने जाना। एक चीज और जान लें, थोड़ा और चले सर, 15-20 मिनट। दूसरा क्लास है आज। जैसा बोले 7 बजने वाला, इसलिए हमने पूछ लिया। उनका आज मैडम का है ना, डॉक्टर जी। कोमल का। जी, इसलिए मैंने कहा। सर ले सकते हैं सर, अभी आप टाइम ले सकते हैं सर। कितना 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 मैडम? सर मैं कह रही हूँ कि अगर सर को टाइम चाहिए तो सर ले सकते हैं टाइम। ये वाला तिवारी जी, हाँ ये सर बोल रहे हैं ना? जी सर। ये सर हो जाएगा आपको 10 मिनट में? हाँ हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा ये सर। चलिए 10 मिनट करिए। ठीक सर। तो जैसा आपने कहा, ये सर क्या है कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। हमारे जो ब्लड है ना, इसमें एक तो लिक्विड पोर्शन है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोल रहे हैं, और दूसरा जो सेल्स है, ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट। तो ये उस ब्लड प्लाज्मा में सस्पेंडेड है। अगर ये ब्लड सेल्स कुछ देर तक कहीं रख दिया या ट्यूब्स में, तो ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड सेल थोड़े हैवी हैं, उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, तो वो भारी है और रखेंगे तो धीरे धीरे वो उस जिस कांच के किसी भी बर्तन में रखेंगे तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। क्योंकि जब ब्लड पंप करता रहता है तो वो मूव करते रहते हैं, तो वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि सबका स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब देखिए तो क्या है कि प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी और रक्त की स्पेसिफिक ग्रेविटी, माने हम लोग ग्रेविटी से मतलब समझे कि कौन भारी है, कंसंट्रेट। तो प्लाज्मा का कम है, 1.03 है, और जो ब्लड सेल है उनका 1.09 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वीनस जो रक्त है वो 1.05 है। इसका मतलब है कि जो ब्लड सेल है वो हैवी है। तो जब भी इनको कहीं रखेंगे, ब्लड सेल और वो दोनों सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेट कैसे होंगे, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ब्लड सेल की अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, हम लोग उसकी एक सामान्य भाषा में बोलेंगे कि वो कितना भारी है अपने वजन पर, और ब्लड सेल का जो प्लाज्मा है उसकी ग्रेविटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ये डिफरेंस, इससे सेटल डाउन होने पर दो चीजें पता चलती हैं कि प्लाज्मा का कंसंट्रेशन कैसा है कंपेरिजन टू ब्लड सेल। इसके लिए क्या करते हैं कि ट्यूब में ब्लड को रख देते हैं और एंटीकोगुलेंट मिला देते हैं, है ना, सेपरेशन होने के लिए हम छोड़ देते हैं इनको। तो जब छोड़ देते हैं, तो जब छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ऊपर की तरफ क्लियर लिक्विड मिलेगा जो प्लाज्मा है, और नीचे की तरफ ये सेल सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये सेटल डाउन होने की जो स्पीड है, मतलब कितनी देर में कितना सेटल डाउन होता है, मतलब हम ऊपर के हिस्से में कितना पोर्शन क्लियर लिक्विड देख पाते हैं, इसी को बोलते हैं ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। माने कितनी क्या रेट है उसको सेडिमेंट होने का। तो अगर ये 0 to 20 है 1 घंटे में, हमने रखा और 1 घंटे में 0 से 20 का है, तो हम बोलेंगे कि एक सामान्य वैल्यू है, माने ये ESR सेट है, ESR सही है। मतलब कि प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है और जो ब्लड सेल के कंसंट्रेशन है वो सही है अपनी जगह पर, माने जो होने चाहिए। तो सेडिमेंटेशन से ये नहीं पता चलता है कि कुछ डिजीज डायरेक्ट, लेकिन इससे पता क्या चलेगा, जैसे सेडिमेंटेशन फास्ट हो रहा है, जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर है, ये एक बार हार्ट पंप करता है, एक बार नहीं करता है। तो जब नहीं करता है तो नसें वापस कंप्रेस करके ब्लड प्रेशर को बनाए रखती हैं। अगर वो कम हो गई तो जो ब्लड सेल्स सेंटर में चलते हैं वो किनारे जा सकते हैं, क्योंकि सेंटर में थ्रोम्बोसाइट चलता है, सबसे बाहर डब्ल्यूबीसी चलता है, बीच में आरबीसी चलता है। तो इन प्रेशर का इंपैक्ट आ सकता, जिसके किसी का कम हो गया तो पता लगा आरबीसी, वो थ्रोम्बोसाइट बाहर चला गया, तो वो रगड़ घिस करने लगेगा और आरबीसी की जगह, तो पता लगा गैस के एक्सचेंज में प्रॉब्लम हुए। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता है। तो महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास जल की मात्रा सेक्स हार्मोन के कारण ज्यादा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ESR का, ये उसी में रख के देखते हैं
और अलग अलग चीजें हैं कि किस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है और घटती है। ग्रेविटी कब बढ़ेगी? जब किसी भी चीज से हम लिक्विड कम कर देंगे तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी कि उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा की कब होती है? हाइपोप्रोटीनीमिया, माने प्रोटीन बढ़ गया किसी वजह से। जब बढ़ गया तो क्या होगा? लिक्विड कम होगा उसके कंपेरिजन में, तो स्पेसिफिक ये हाइपो है, हाइपर नहीं, हाइपो। यहाँ लिखा हाइपो लिखा है या हाइपर लिखा है, दो चीजें गड़बड़ है ये, क्योंकि हाइपो में कम होगा, हाइपो तो ये कम है, तो हाइपो में कम हो गया तो इस केस में अगर लिक्विड बढ़ गया तो हाइपो हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। या फाइब्रोनोजन, इसका स्तर कम हो गया, आपने अधिक जल इंटेक कर लिया, या प्रेगनेंसी की केस, इन केस में प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी गिर जाती है। जब आप इंटेक कम कर देंगे पानी का तो डिहाइड्रेशन कर लेंगे, अधिक ग्लूकोज हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया, अधिक कोलेस्ट्रॉल होगा, अत्यधिक जल जाना, बने बर्निंग के केस में यूरेमिया या सीवियर। तो पानी जब कम हो जाएगा ब्लड में, सीधा सीधा हम लोग एक भाषा में समझे कि जब पानी का लेवल, माने प्लाज्मा में हम एक तरह से वाटर अगर इसको सोचे तो वाटर की संख्या जब कम हो जाएगी, क्वांटिटी, संख्या नहीं क्वांटिटी, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी, और वाटर बढ़ जाएगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाएगी, तो उसका वजन कम हो जाएगा। तो इन दोनों ही केस में ये वहां से स्पेसिफिक घटने बढ़ने का इम्पैक्ट क्या होगा? ये सार पे दिखाई देगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर पानी प्लाज्मा का ज्यादा है तो सेटल डाउन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भारी नीचे बैठ जाएंगे। और स्पेसिफिक ग्रेविटी कोशिकाओं का कब होगा? आयरन डिफिशियंसी हो गई, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गई, प्लास्टिक एनीमिया, इन केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी घट जाती है। बढ़ती कब है? ल्यूकेमिया में, पॉलीसाइथेमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इन केस में, या सीवियर एक्सरसाइज, इन केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्लड सेल्स की बढ़ जाती है। या ब्लड का प्रेशर, जैसे हम लोगों ने बोला था, लंग्स किसी फेल्योर में, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर, पल्मोनरी इन्फार्क्शन, स्लीपिंग, इस केस में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर कम होने पर भी इसे पता चलेगा कि पार्टिकल्स कहाँ लड़ रहे हैं। तो ये सारा डायरेक्ट कुछ नहीं बनाता, वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पर। और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों ने बोला था कि लेमिनर ब्लड बहता है बाहर मध्य में, जैसे हमने बता दिया था कि रहता है। तो ये सार सिर्फ ये बताता है कि ब्लड अगर बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गया, मतलब कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम हो गया। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो देर से इनमें सेटल डाउन होगा। अगर वो ब्लड पार्टिकल्स हैवी है तो जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, लाइट है मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है तो देर से सेटल डाउन होंगे। तो ये एक वो है, ये सार को के गुण को चिकित्सा में इन्फ्लेमेशन में पहचाने एक नॉन स्पेसिफिक मेजरमेंट माना गया। विशेषतया इन्फ्लेमेशन की वो दशा है जिसमें फाइब्रोनोजन का स्तर अधिक हो जाए, माने लीवर में फाइब्रोनोजन सिंथेसिस बढ़ जाए, तो क्या होगा? इस स्थिति में आरबीसी विशेष प्रकार से आपस में चिपकने लगते हैं। नॉर्मली हम लोग ये नहीं कहते कि आरबीसी चिपकता है, लेकिन फाइब्रोनोजन सिंथेसिस बढ़ जाने पर ये चिपकते हैं। जैसे कुछ सिक्के रख दिया या और गिरा दिए जाए तो एक दूसरे को टच करते रहते हैं, तो आरबीसी ऐसा बन जाता है। माने अगर प्लाज्मा आरबीसी भारी हो गया, माने इससे क्या फायदा होगा? सेडिमेंटेशन रेट बढ़ जाएगा। तो इसे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लीवर में फाइब्रोनोजन की सिंथेसिस बढ़ गई है, आरबीसी चिपकने लगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा देख लेंगे हम क्योंकि अब आगे हो गया है। तो एक बार ये सार आप लोग देख लीजिएगा, बहुत क्रिटिकल नहीं है, ये अलग अलग केस में ही बोल रहा है कि 1 घंटे में का एज प्लस 10/2 महिलाओं के लिए। और हाँ, यही कि पुराना ये सार का रेट आपका क्या है और बीमारी में ये सार का रेट क्या है, कंपेरिजन के लिए वो जरूर। तो एक हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो तो बहुत सारे ब्लड टेस्ट करा के हमको रखने चाहिए, जैसे ये सार भी उसमें जीबीपी है कि हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति का क्या रहता है, और जब हम अस्वस्थ हो रहे हैं तो कौन सा चीज फ्लक्चुएट हो रहा है, पता लगा हमारा नॉर्मल में ही अलग रहता है। तो ये जरूर किया जा सकता है,
इन ब्लड से। तो सर यही तक हम लोग करेंगे, फिर हो गया है तो जी। तो तिवारी जी के बहुत बढ़िया बताया, आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग इस किताब को इसलिए इम्पोर्टेंट मानते हैं कि जो हम लोगों को समझना है कि अगर कोई ब्लड की कोई रिपोर्ट आती है तो उसको हम लोग इसको इस नजरिए से भी देखेंगे कि बीमारी किस तरह की हमको हो सकती है और कौन सी बीमारी का क्या रेफरेंस है, एक्यूट बीमारी है, क्रॉनिक है, उसमें आरबीसी या उसके जो लिम्फोसाइट्स है उनकी संख्या बढ़ी है, घटी है, न्यूट्रोफिल की घटी है, न्यूट्रोफिल बढ़ी है। न्यूट्रोफिल शुरू में बढ़ेगी, पैदल सेना है, इसका मतलब कि आपका तुरंत ही कोई बीमारी आई है। लिम्फोसाइट बढ़ेंगे तो यानी एक अलग से दुश्मन को तैयार करने की, दुश्मन के अगेंस्ट में एक अपनी सेना तैयार की गई है, तो समय लगेगा, यानी पुरानी बीमारी है, इस रूप में समझना है। तो बहुत बढ़िया चैप्टर है। हमारे बीच में बहुत से हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हो गए हैं। मनोज कुमार जी हमारे बहुत सीनियर थेरेपिस्ट हैं, हम लोग से भी सीनियर हैं, हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। गरिमा बेस जी का स्वागत है। डॉक्टर कोमल बालवानी स्वागत है, हमारी अभी फैकल्टी इसमें है और वो डॉक्टर हैं, स्पेशली नेचुरोपैथ हैं। तो हम लोग, शोभा जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। तो हम लोग अभी दोबारा आते हैं, हम लोग खेमका सर को याद करते हैं और उनके उसी सूत्रों को याद करते हैं कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान के बढ़ाने के साथ साथ अपने ज्ञान को ट्रांसफर भी करेंगे, तभी मानवता का कल्याण होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग अभी आते हैं। प्रणाम सर। ये सेम इसी पे ही रहेगा ना अभी नेक्स्ट वाला भी? हमें चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, यही वाले रहेगा? नहीं, इसी पे रहेगा। यही बना हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।